गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम लोग इस वीडियो में ह्यूस्टन ब्रिज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखिए जान लेते हैं कि ह्यूस्टन ब्रिज क्या है ना। ह्यूस्टन ब्रिज ऐसा एक डिवाइस है जिसमें क्या किया जाता है ना, चार रेजिस्टेंस को अच्छा तरीक़ा से कंबाइन करके एक ब्रिज बनाया जाता है। उस चार रेजिस्टेंस में से एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा, दो फिक्स रेजिस्टेंस होगा, मतलब उसका वैल्यू पहले से ही गिवन होगा, और एक अननोन रेजिस्टेंस होगा। उस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू पता करना, मतलब निकालना ही इस ब्रिज का मेन एम है। मतलब चार रेजिस्टेंस में से एक अननोन रेजिस्टेंस होता है, उस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना ही इस ब्रिज का मेन एम है। तो इसका डेफिनेशन कैसा होगा ना, द डिवाइस यूजेस फॉर द मेजरमेंट ऑफ मिनिमम रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ कंपैरिजन मेथड इज नॉन एज द ह्यूस्टन ब्रिज। मतलब ऐसा एक डिवाइस जिसका काम है मिनिमम रेजिस्टेंस को निकालना by the help of comparison method is known as ह्यूस्टन ब्रिज। The value of unknown resistance is determined by the कंपेयरिंग इट विद द नॉन रेजिस्टेंस। मतलब ये जो हम लोग अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालते हैं, इसको वैल्यू निकालते हैं कंपेयर करके। हम लोग का जो नॉन रेजिस्टेंस है, उन नॉन रेजिस्टेंस का रेशियो के साथ कंपेयर करके उस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकाला जाता है। द ह्यूस्टन ब्रिज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नल डिफ्लेक्शन। ये जो ब्रिज काम करता है किस बेसिस पे काम करता है ना, नल डिफ्लेक्शन का बेसिस पे ये काम करता है। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंसेस आर इक्वल। जो चार रेजिस्टेंस होता है, चारों का रेशियो इक्वल्स होता है। एंड नो करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर। नल डिफ्लेक्शन में जनरली गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। द ब्रिज इज़ वेरी रिलायबल एंड गिव्स एन एक्यूरेट रिजल्ट। ये जो ब्रिज है बहुत ही रिलायबल है एंड जो रिजल्ट मिलता है वो वेरी एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो ये था ह्यूस्टन ब्रिज का डेफिनेशन। In normal condition, the bridge remains in the unbalanced condition. नॉर्मल कंडीशन में ये ब्रिज अनबैलेंस रहती है। द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज द करंट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर। इसका मतलब कि गैल्वेनोमीटर थ्रू करंट फ्लो होती है। When zero current passes through the galvanometer, then the bridge is said to be in balance condition. बैलेंस कंडीशन ब्रिज का क्या है, जब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, उस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। दिस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द नॉन रेजिस्टेंस पी क्यू एंड द वेरिएबल रेजिस्टेंस एस। ये जनरली किया जाता है, जो आपका नॉन रेजिस्टेंस है पी क्यू और जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है एस, उसका वैल्यू एडजस्ट करके मतलब पी क्यू आर बाई एस जो रेशियो है वो रेशियो को इक्वल करके गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं किया जाता है, और उस कंडीशन को कहा जाता है बैलेंस कंडीशन। तो डायग्राम दिखाऊंगा, उस समय समझ जाओगे कि कौन सा रेजिस्टेंस का वैल्यू पी है, कौन सा रेजिस्टेंस का वैल्यू क्यू है, कौन सा रेजिस्टेंस का वैल्यू एस है। द वर्किंग ऑफ द ब्रिज इज सिमिलर टू द पोटेंशियोमीटर। ये ब्रिज का जो प्रिंसिपल है ये सिमिलर टू द पोटेंशियोमीटर। द ह्यूस्टन ब्रिज इज ओनली यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द मीडियम रेजिस्टेंस। इस ब्रिज का यूज जनरली स्मॉल रेजिस्टेंस एंड मीडियम रेजिस्टेंस को निकालने के लिए किया जाता है। फॉर मेजरिंग हाई रेजिस्टेंस द सेंसिटिव एमीटर इज यूज्ड इन द सर्किट। हाई रेजिस्टेंस निकालने के लिए सेंसिटिव एमीटर को उस सर्किट में यूज़ करना चाहिए, नहीं तो एक्यूरेट रीडिंग नहीं मिलता है। तो ये है ह्यूस्टन ब्रिज का सर्किट डायग्राम। इसमें देखिए पी क्यू जो है ये आपका गिवन रेजिस्टेंस होगा, मतलब नॉन रेजिस्टेंस है। आर क्या है, आर आपका देखिए एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और सॉरी एस क्या है, एस एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। आर क्या है ना, आर का एक अननोन रेजिस्टेंस है। मान लीजिए कि इसका वैल्यू निकालना है। इसमें से देखिए आप किसी को भी आप नॉन रेजिस्टेंस अननोन रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं। मेन एम है कि ये जो चार है, चार रेजिस्टेंस में से तीन नॉन रेजिस्टेंस होगा और एक अननोन रेजिस्टेंस है। उस अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना ही
मेन एम है इस ब्रिज का। कंस्ट्रक्शन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। द बेसिक सर्किट ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज इज shown in the figure below. The bridge has 4 arms which consist of 2 known resistance, 1 variable resistance and the 1 unknown resistance along with the EMF source and the galvanometer. ये देखिए सर्किट सिंबल व्हीटस्टोन ब्रिज का कैसा होता है। 4 आर्म्स विथ कंसिस्ट ऑफ 2 नोड रेजिस्टेंस। इसमें से देखिए 4 आर्म्स है, एक है आर्म्स पी, मतलब ए भी एक आर्म्स है, उसका बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है पी। बी सी एक आर्म्स है, बी सी आर्म्स में रेजिस्टेंस लगा हुआ है क्यू। सी डी जो आर्म्स है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है एस, मतलब ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और आपका जो एडी आर्म्स है उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर। अलॉन्ग विथ ईएमएफ सोर्स एंड गैल्वेनोमीटर। उसके साथ देखिए बी और डी जो टर्मिनल है उस 2 टर्मिनल के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। ये जो गैल्वेनोमीटर की जो सुई है इसका डिफ्लेक्शन होती है, तो डिफ्लेक्शन होने से पता चलता है कि इसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है इसका मतलब ये नल कंडीशन है, मतलब गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। यहाँ एक बैटरी कनेक्ट किया गया है जिसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ई है। तो इसका डेफिनेशंस और इसका जो सर्किट सिंबल था ये तो आप लोग को पता चला गया होगा। नेक्स्ट इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए इसका वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज जनरली काम करती है ऑन द बेसिस ऑफ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। मतलब किर्चॉफ का जो 2 लॉ था, एक किर्चॉफ करंट लॉ जो दिस इज लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, और जो एक लॉ था किर्चॉफ वोल्टेज लॉ जिसको मेश लॉ या लूप लॉ भी कहा जाता है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी। तो उस किर्चॉफ लॉ का अप्लाई करके इस ब्रिज का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रिज में देखिए थोड़ा सा मॉडिफाई किए हैं। जो ए बी आर्म्स है, ए बी आर्म्स का बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक रेजिस्टर्स लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस भी है, और उस रेजिस्टेंस में I1 करंट फ्लो हो रहा है। बी सी आर्म्स का बीच में जो रेजिस्टेंस जो रेजिस्टर्स लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस क्यू है, उसमें I1 माइनस आई जी करंट फ्लो हो रहा है। आपका ए डी आर्म्स का बीच में जो रेजिस्टर्स लगा हुआ है जिसका रेजिस्टेंस आर है उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। आपका जो वेरिएबल रेजिस्टर्स एस है जिसका रेजिस्टेंस एस, उसमें I2 प्लस आई जी करंट फ्लो हो रहा है। उसमें देखिए हम क्या किए हैं, 4 रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक ब्रिज बनाए हैं। उस ब्रिज में पी क्यू एस नो रेजिस्टेंस कंसीडर किए हैं, आर को अननो रेजिस्टेंस, इसका वैल्यू पता करना है। तो कंसीडर करते हैं कि जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उस पॉजिटिव टर्मिनल से आई करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ है। तो ये जो आई करंट ए पॉइंट तक आएगा, क्योंकि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ए पॉइंट इसका बीच में कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट नहीं है, इसका मतलब इसका बीच में कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। तो इसमें मतलब आई करंट ए पॉइंट तक आएगा। उसके बाद ये क्या है, एक जंक्शन पॉइंट है। इस जंक्शन पॉइंट में करेक्ट इलेक्ट्रिक करंट का डिवीजन होगा, मतलब डिवाइडेड होके एक करंट आई करंट पी रजिस्टर्स के थ्रू I1 चला जाएगा और आर रजिस्टर्स के थ्रू I2 करंट चला जाएगा। इसका मतलब हुआ कि I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। जो इनकमिंग करंट है वो आउटगोइंग करंट हो जाएगा, मतलब लिविंग करंट। तो पी रेजिस्टेंस के थ्रू चला गया I1 करंट। उसके बाद यहाँ बी भी एक जंक्शन पॉइंट है। उसमें देखिए मान लेते हैं कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू IG करंट चला जा रहा है, तो क्यू रेजिस्टेंस के थ्रू कितना करंट जाएगा, I1 माइनस IG करंट जाएगा, क्योंकि इधर से I1 करंट आ रहा है, IG इधर चला गया तो इधर बचा हुआ करंट जाएगा I1 माइनस IG। सिमिलरली यहाँ देखिए डी जो पॉइंट है गैल्वेनोमीटर का अनदर टर्म में डी जो टर्मिनल है उसमें देखिए ये भी एक जंक्शन पॉइंट है। उधर से I1 IG करंट आ रहा है और इधर से I2 करंट आ रहा है।
दिस इज़ द इनकमिंग करंट, लिविंग करंट क्या होगा, दोनों को ऐड करके जो मिलेगा मतलब I2 प्लस IG, दिस इज़ द करंट फ्लोइंग थ्रू द वेरिएबल रेजिस्टेंस S, मतलब S रेजिस्टेंस के थ्रू I2 प्लस IG करंट पास होगा। उसका सी भी एक जंक्शन पॉइंट है, इसमें देखिए उधर से I1 माइनस IG करंट आ रहा है, इधर से I2 प्लस IG करंट आ रहा है, दोनों करंट ऐड होगा तो ऐड अप करके यहाँ मिलेगा। देखिए अगर हम ऐड करेंगे I1 माइनस IG प्लस I2 प्लस IG तो यहाँ से आएगा क्या I1 प्लस I2, दिस मीन्स I1 प्लस I2, दिस इज द टोटल करंट, जो करंट पहले था I इक्वल्स टू I1 प्लस I2, ये तो होना ही है। जो बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल से आपका I करंट निकला है, अगर उसी करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है तो मतलब I1 करंट निकला है, दिस इज द लिविंग करंट, तो जो आपका इनकमिंग करंट होगा वो उतना ही होगा, I करंट ही होगा। इफ वी अप्लाई KVL एट द लूप ABD, तो देखिए KVL में सर्किट को सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है ना, पहले आपको एक लूप कंसीडर करना होगा। यहाँ देखिए लूप का डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज कंसीडर किए, आप एंटी क्लॉकवाइज भी लूप का डायरेक्शन ले सकते हैं, दोनों में सेम होगा, मतलब दोनों में इस सर्किट को सॉल्व किया जाएगा, दोनों में आपका इसमें रेजिस्टेंस इसमें कितना करंट फ्लो है, इसमें कितना करंट फ्लो निकाला जाएगा। तो हम यहाँ देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लूप का डायरेक्शन लिए हैं, तो केवीएल क्या कहता है, द एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप्स एंड द EMFs, ये मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है ना, इन ए क्लोज लूप ऑफ सर्किट, जिसको मेश कहते हैं, उसमें जीरो होता है, मतलब एक क्लोज लूप या मेश में जो एल्जेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल ड्रॉप और जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो जीरो होगा। तो यहाँ देखिए आपका P रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो हो रहा है, A पॉइंट टू B पॉइंट की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब A का पोटेंशियल B से अधिक है, तो इसमें देखिए लूप जा रहा है उसी डायरेक्शन में, मतलब सेम डायरेक्शन में, इसका मतलब आपका हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिक्रीज जिधर डिक्रीज हो रहा है उधर जा रहा है, इसलिए माइनस I1P होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है। लूप में भी वैसा ही है, लूप में ऑलवेज देखना है। उसके बाद देखिए जो गैल्वेनोमीटर है उसमें करंट किधर से किधर जा रहा है, करंट आ रहा है उधर से इधर, मतलब B टू D, B पॉइंट टू D पॉइंट, B पॉइंट से D पॉइंट तक, इसका मतलब B पॉइंट का पोटेंशियल D से अधिक होगा, आपका लूप सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल का, यहाँ भी पोटेंशियल का ड्रॉप होगा, मतलब यहाँ पोटेंशियल तो ड्रॉप होगा और पोटेंशियल ड्रॉप नेगेटिव में होगा, क्योंकि हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल जा रहा है, तो माइनस IG इंटू G होगा गैल्वेनोमीटर के थ्रू। लेकिन आपका जो R जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या हो रहा है, देखिए करंट आ रहा है A टू D, इसका मतलब A का पोटेंशियल D से अधिक है, और लूप जा रहा है आपका लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, तो लूप का डायरेक्शन ऑलवेज देखना है, क्योंकि हम KVL अप्लाई किए हैं एक क्लोज लूप या मेश में, तो आपका लूप जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, इसका मतलब आपका पोटेंशियल का जो ड्रॉप होगा वो राइज अप होगा, तो इसलिए यहाँ जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो I2 प्लस R होगा, प्लस I2 प्लस R होगा, क्योंकि लूप जा रहा है नेगेटिव पोटेंशियल, मतलब लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, और ये जो तीनों का जो अलजेब्रिक सम है, अलजेब्रिक सम तो जीरो ही होगा, तो इसको हम जीरो पुट करेंगे, तो दिस इज द इक्वेशन 1। सिमिलरली इफ वी अप्लाइंग KVL एट द लूप BCDA, यहाँ देखिए हम दूसरा एक लूप BCDA कंसीडर किए हैं, आप इस लूप का डायरेक्शन BDCB ऐसा भी ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा किए हैं, तो इसमें देखिए इस लूप में क्या हो रहा है ना, जो आपका Q जो रेजिस्टेंस है, Q रेजिस्टेंस में क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल करंट जा रहा है, इसका मतलब जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो माइनस में होगा, माइनस I1 माइनस IG इंटू Q। उसके बाद देखिए लूप जा रहा है, करंट फ्लो, देखिए इस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है D से C पॉइंट की तरफ,
लेकिन लूप जा रहा है आपका उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हायर पोटेंशियल ये होगा, मतलब डी है, डी जो पॉइंट है, डी पॉइंट आपका हायर पोटेंशियल में, और ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट लोअर पोटेंशियल में है। तो इसका मतलब है कि लूप जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ थ्रू द रेजिस्टेंस एस। तो इसलिए आपका जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो प्लस में होगा। तो I2 प्लस IGS। गैल्वेनोमीटर के थ्रू क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है सर्किट में, देखिए बी से डी की तरफ, लेकिन लूप जा रहा है आपका डी से बी की तरफ, मतलब लूप जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ, इसलिए यहाँ भी प्लस होगा। जो पोटेंशियल ड्रॉप है ये प्लस होगा, आई जी इंटू जी, दिस इज इक्वल टू 0। तो देखिए ह्यूस्टन ब्रिज का जो सेंसिटिविटी निकालने के लिए, मतलब ह्यूस्टन ब्रिज का बैलेंस कंडीशन निकालने के लिए आपका जो नल पॉइंट होता है और नल पॉइंट को ढूंढना होता है। तो एक्चुअली नल पॉइंट क्या है, ये एक्चुअली नल पॉइंट क्या है, इन बैलेंस कंडीशन द पोटेंशियल्स एट द पॉइंट बी एंड डी सेम, बी एंड सॉरी यहाँ बी नहीं है डी है। तो इन बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। इसका मतलब पोटेंशियल एट द पॉइंट बी एंड डी विल बी द सेम, मतलब सेम पोटेंशियल होगा, देन द करंट विल नॉट फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर, दैट इज बिटवीन द पॉइंट बी एंड डी। इसका मतलब यही है कि गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा जब बी और डी दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है सेम है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जब 0 होगा तो उसी समय गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। दिस मीन्स आई जी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, मतलब द करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर दैट इज आई जी इक्वल्स टू 0। तो इफ वी पुटिंग आई जी इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 एंड 2, वो जो इक्वेशन था 1 एंड 2, अगर उसमें हम लोग आई जी इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यह जो इक्वेशन आएगा ये ऐसा आएगा, माइनस I1P प्लस I2R इक्वल्स टू 0, दिस मीन्स I1P इक्वल्स टू I2R, ये इक्वेशन 3 होगा। सिमिलरली माइनस I2Q प्लस I2S इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज दैट I1Q इक्वल्स टू I2S, ये इक्वेशन 4 है। अगर हम इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से डिवाइडेड करेंगे तो ये मिलेगा P/Q इक्वल्स टू R/S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ह्यूस्टन ब्रिज। तो देखिए यहाँ एक्चुअली क्या मिला, P/Q, ये जो दोनों का रेशियो है वो रेशियो R/S ये इस रेशियो का इक्वल्स होगा, मतलब जो आपका दो आर्म्स है ए बी और बी सी, इसका बीच में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस के बीच में जो रेशियो होगा, सिमिलरली इधर जो दो आर्म्स है उस आर्म्स में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस का रेशियो है दोनों इक्वल्स होता है। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम लोग 4 में से एक जो अननोन रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू पता कर लेते हैं। तो ऐसे ही नल डिफ्लेक्शन, मतलब नल पॉइंट को ढूंढने के बाद हम लोग अननोन रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ह्यूस्टन ब्रिज निकालते हैं। देखिए ह्यूस्टन ब्रिज का मदद से हम तो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो लो एंड मीडियम रेजिस्टेंस है उसका ही वैल्यू निकाला जाता है। जनरली जो हाई रेजिस्टेंस होता है उसका वैल्यू अगर हम इस ब्रिज की मदद से निकालेंगे तो उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। और आपका जो एमीटर होता है इसमें एक्चुअली जो यहाँ तो वोल्टमीटर कनेक्ट किया है उसके साथ एक एमीटर भी कनेक्ट करना है, तो वो बहुत ही सेंसिटिव होना चाहिए तो अभी पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है भी बट इसमें से जो रेजिस्टेंस निकाला जाता है अननोन रेजिस्टेंस, उसका जो एक्यूरेसी उतना अच्छा नहीं मिलता है। तो यही था आपका ह्यूस्टन ब्रिज एंड इसका प्रिंसिपल, इसका वर्किंग प्रिंसिपल्स, इसका सर्किट डायग्राम।